Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the next lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. In the last few lectures, we finished common stock, the rate of return, earning per share pricing models. So हमने लास्ट कुछ लेक्चर में देखा कि कॉमन स्टॉक है क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाउ टू वैल्यू कॉमन स्टॉक, एंड वी स्टडीड डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक की में जितनी भी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस थी, आई ट्राई टू समराइज ऑल द इम्पोर्टेंट अप्रोचेस फॉर देम. और उस हमने देखा कि कॉमन स्टॉक को एवेल्यूएट कैसे किया जाए, उसमें कि कौन से मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं. तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी एसेट को जब वैल्यू करना होता है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद इट. जो कैश फ्लो जैसे हमें मिलनी होती है उसकी बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होती है. सिक्योरिटीज़ की खास तौर पे, बिकॉज अगर हम कोई फिजिकल एसेट खरीदते हैं तो वी गेट समथिंग फिजिकल. अगर हमें घर खरीदते हैं तो घर में हम रह सकते हैं. अगर हमें गाड़ी खरीदते हैं तो यू कैन यूटिलाइज इट, यू कैन यूज़ इट फॉर ट्रैवलिंग एंड स्टफ. लेकिन अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं तो वो दैट डजंट गिव यू एनी फिजिकल थिंग, इट जस्ट गिव्स यू अ पीस ऑफ पेपर. तो उसको वैल्यू कैसे किया जाए? तो उसको वैल्यू करने के लिए हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें इस एसेट की कैश फ्लोज क्या मिलेंगे, और हम उन कैश फ्लोज को देखते हैं. कैश फ्लोज अगर मिलेंगी तो कौन फ्यूचर में किस पीरियड ऑफ टाइम पे मिलेंगी, फिर उन सबको हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट में ले आते हैं एंड देन वी यूज़ देम. हमने डिफरेंट अर्निंग पर शेयर अप्रोच भी हमने देखी कि वो क्या है. डिविडेंड अप्रोच ये है कि जब हम एक एसेट ले लेते हैं तो हमें एक पीस ऑफ पेपर मिलता है, तो उसके बाद हमें डिविडेंड मिलता है, और उसके बाद हमें एक फाइनल प्राइस मिलती है, तो उसकी बेसिस पर वैल्यूएशन हो. अर्निंग पर शेयर में देखते हैं कि जो हमने एक एसेट खरीदा है वो हमें दरअसल एक कंपनी के अंदर हिस्सेदार बना रहा है, एक कंपनी के अंदर हमें हिस्सा दे रहा है. तो वो उसमें बजाय इसके कि हम डिविडेंड्स को देखें, हम पूरी कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखते हैं, और उसके अलावा हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं और उसके मुताबिक अपनी वैल्यूएशन करते हैं. दैट इज कॉल्ड अर्निंग पर शेयर प्राइसिंग मॉडल. So that's what we have been discussing. I'll just take a small break before starting the next lecture. Today we'll study introduction to risk and return for a single stock investment. So अब काफ़ी दफ़ा मैं आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ रिस्क एंड रिटर्न्स पे कि व्हाट इज़ रिस्क, व्हाट इज़ रिटर्न. लेकिन हमने शायद कॉन्सेप्चुअली उस तरह से नहीं देखा, और कि असल में रिस्क होता क्या है, रिटर्न से इसकी वजह से इफेक्ट कैसे होते हैं. थोड़ा बहुत हमने देखा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, हमने देखा है कि उन पर रिस्क कम होता है, और अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है. अगर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है. और उसके अलावा और भी बहुत सारी हम रिस्क की सिक्योरिटीज़ देख सकते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ दैट रिस्क, और उसका रिटर्न के साथ रिलेशनशिप क्या है, और हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. क्या रिस्क एक नेगेटिव चीज़ है या ये पॉजिटिव चीज़ है, या कैसे उसको परसीव किया जाए. अगर रिस्क इतना ही नेगेटिव है तो फिर तो कोई किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ही ना करे. लेकिन लोग अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, तो देन व्हाई डू दे इन्वेस्ट इन दी सिक्योरिटीज़. सो दिस इज़ द enigma which we are going to discuss today, and again this is one of the most important areas of finance. Or if you pay some attention, you will learn a lot of stuff in this lecture. So be alert and try to learn risk with me. So the learning objectives. After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics. So you will have an understanding of the following topics after completing the lecture. Number 1, introduction to risk. ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको रिस्क के बारे में पता चलेगा. सेकंड, रिस्क एंड रिटर्न फॉर सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट. आप एक सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क एंड रिटर्न देखेंगे. देखें, अगर एक से ज़्यादा एसेट्स के लिए हो तो दैट इज़ डिफरेंट. अगर हम एक एसेट का रिस्क एंड रिटर्न देखेंगे तो वो सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट होगी. डिफरेंट डायनामिक्स है. अगर हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं तो उनको हम डिफरेंट तरीके से सेटअप कर सकते हैं अपने रिटर्न को, रिस्क को कम करने के लिए. अगर हमारे पास एक एसेट है तो हमें हमारी कंसंट्रेशन कुछ और होंगी. सो अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि अगर हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो से मुराद है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स पड़े हुए हैं, और तो उसके जो रिस्क एंड रिटर्न डायनामिक्स हैं वो कैसे हमने देखने हैं या क्या होना है. लेकिन अगर हम अभी देखते हैं तो रिस्क एंड रिटर्न अभी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट फ्रॉम रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट. अगर आप सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंगल स्टॉक की क्या खसूसियात हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, और आप उसको अच्छी तरह जब समझ जाएंगे तो फिर मल्टीपल जब बहुत सारे एसेट्स इकट्ठे होंगे तो उनको समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. राइट, सो before we start studying the risk dynamics, I just want to reiterate what we have studied up till now,
Before discussing this important topic, we should go through the area of finance which we have studied up till now. So हमने क्या क्या देखा है, एक जनरल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया रहे. What we have studied up till now, part 1, introduction and capital budgeting. इसके अंदर हमने financial markets, concepts and definitions. सबसे पहले financial markets देखें, क्या concepts हैं, क्या definitions and all the stuff in there. Then we did a review of accounting. अकाउंटिंग हमने रिव्यू किया जिसमें हमने मुख्तलिफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से एक दफ़ा देखा कि हाउ टू व्हाट एग्जैक्टली आर दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ये यूज़ की होती हैं. अब वी डिड नॉट गो इन डीप डिटेल्स बट वी जस्ट डिड एन ओवरव्यू. इंटरेस्ट रेट थ्योरी एंड कैलकुलेशंस. देन वी केम टुवर्ड्स इंटरेस्ट. हमने देखा कि इंटरेस्ट की थ्योरीज क्या हैं, इंटरेस्ट असल में होता क्या है, उसमें कौन से रिस्क होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस की. Then we came towards the investment decision, NPV valuation, IRR and payback. हमने जो investment decision देखे जिसमें NPV देखा, IRR, payback और बहुत सारे और मॉडल्स भी हमने देखे. उसके बाद हम कैपिटल बजटिंग पे आ गए. कैपिटल बजटिंग में हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोस. नेट प्रेजेंट वैल्यूज पे उसके बाद हमारा खासा फोकस रहा है. उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लोस हमने देखी. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड कैपिटल रैशनिंग, बजटिंग फॉर रियल एसेट्स. कैपिटल रैशनिंग हमने देखा कि अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट्स तो हैं लेकिन अगर आपके पास उतनी कैश फ्लोज नहीं इन्वेस्ट करने की तो आपको क्या करना चाहिए. रिमेंबर द रूल, ऑलवेज डोंट. अगर ऐसी कैपिटल रैशनिंग के केस में जस्ट फॉरगेट द IRR. यू हैव टू चूज द प्रोजेक्ट्स विच हैव द मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड उसके अलावा विद द मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू. और उसके अलावा आपने देखना है कि आपका बजट कितना यूटिलाइज हो रहा है. अगर आपके पास $1 मिलियन पड़े हुए, आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के वो वाला कम्बिनेशन देखना है जिसमें आपका मैक्सिमम पैसा उन प्रोजेक्ट्स में लग जाए. बिकॉज अगर वो पैसा आपके प्रोजेक्ट्स में नहीं लग रहा तो वो या तो आपकी बैलेंस शीट पे आइडल पड़ा रहेगा या तो आप उसको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उससे रिटर्न मिले. तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू यूटिलाइज द मैक्सिमम ऑफ योर बजट in the case of capital rationing and always use NPV. Discard, ignore the IRR calculations which may give you wrong results in this case. So part 2 we saw securities valuation of stocks and bonds, direct claim securities. उसके बाद हमने देखा कि stocks and bonds की सिक्योरिटीज वैल्यूएशन में स्टॉक्स की सबसे पहले हम बॉन्ड्स की वैल्यूएशन पे आए, फिर हम स्टॉक्स की वैल्यूएशन पे आए. बॉन्ड्स की वैल्यूएशन मैंने आपको बताया था और दीज टू डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटीज. इन सिक्योरिटीज की अगर हमने वैल्यूएशन करनी है तो वी हैव टू सी द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस सिक्योरिटीज. हमने वो कैश फ्लोज देखी और उस कैश फ्लोज को फिर डिस्काउंट करके प्रेजेंट में ला के वी फाउंड द फेयर वैल्यू ऑफ दिस सिक्योरिटीज. स्टॉक्स के केस में हमने अर्निंग पर शेयर वाला मेथड भी यूज़ किया. अर्निंग पर शेयर वाले मेथड से हमने देखा कि ओवरऑल कंपनी की अर्निंग्स कैसी हैं जिस पे डिपेंड करेगी फ्यूचर कंपनी का फ्यूचर, इसलिए हमने उसको यूज़ किया. और उसके अलावा हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देख के उनको ऐड करके हमने कंपनी की एक फेयर प्राइस निकाली. The chapter 4 and 5 of the textbook covers the topics of risk and return. It is the fundamental concept to understand the topics of portfolio theory and capital asset pricing model. In the previous lectures, we are ignoring the regions of required rate of return. So, if you want to see all the details of risk, you can go to chapter 4 and 5 of the textbook. उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगे रिस्क की, जो हम सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इसके अलावा रिस्क ये इम्पोर्टेंट है पोर्टफोलियो थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अलावा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को. दैट्स वाई अगर आप अभी गौर से इन चीज़ों को सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी अगेन वेरी हेल्पफुल इन द फ्यूचर. सब पहले जब हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेते थे तो हम उसके रीजंस के बारे में नहीं सोचते थे. तो आज हम देखेंगे कि क्यों एक सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दूसरी सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है. हमने एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसका रिस्क जो है वो सबसे कम होता है. क्यों सबसे कम होता है ये हम देखेंगे. उसके बाद हमने देखा था कि बॉन्ड्स का जो रिस्क होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा होता है. और फिर हमने देखा था कि जो स्टॉक्स का रिस्क होता है वो बॉन्ड से भी ज़्यादा होता है. सो ये वाई दिस डिफरेंसेस ये होते क्यों हैं. अगर मैं ये कहता हूँ कि बॉन्ड्स में रिस्क ज़्यादा है या फिर स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो व्हाट डू आई मीन बाय द रिस्क. रिस्क है क्या, कि रिस्क ज़्यादा है या कम है, हम कैसे डिसाइड करते हैं. सो ये सब चीज़ें रिस्क में आती हैं. And that's what we are going to study today. Right, risk. So
So the first definition of risk is Chinese definition of risk. Not the first definition. मैंने आपसे शायद एक तो पहले भी डिस्कस किया कि द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज चाइनीज डेफिनेशन ऑफ रिस्क. अगर आप रिस्क देखें, अगर मैं रिस्क एक लफ्ज़ बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? कोई पॉजिटिव चीज़ आती है कि नेगेटिव चीज़ आती है? रिस्क. मोस्ट ऑफ अस कंसिडर रिस्क एज अ नेगेटिव थिंग, कि रिस्क लेना लाइफ में या फिर रिस्क लेना किसी भी चीज़ में, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ हार्ड और नेगेटिव थिंग. सो उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है आउटकम अच्छा हो, हो सकता है आउटकम बहुत बुरा भी हो. लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा होता है नेगेटिव साइड पे कि तुम ये रिस्क ले रहे हो, अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा. सो व्हाई दिस नेगेटिव साइड, व्हाई वी फोकस ऑन दिस नेगेटिव साइड टू मच? अगर देखा जाए तो रिस्क एक पॉजिटिव साइड भी होती है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी जितने भी बड़े इन्वेंटर थे उन्होंने बड़े बड़े रिस्क लिए. राइट ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया. राइट ब्रदर्स जिन्होंने पहला फ्लाइंग प्लेन बनाया, वो साइकिलिस्ट थे, उनकी साइकिल शॉप थी. उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया बाय ट्राइंग टू मेक एरोप्लेन. तो लेकिन वो बनाने में कामयाब हो गए. इट वॉज वेरी रिवॉर्डिंग फॉर देम. सो अगर वो यही सोचते कि नो इट इज़ वेरी रिस्की, तो फिर तो अभी कभी हो सकता है वो ना बनाते, फिर कोई और हवाई जहाज़ बनाता. और लेकिन इससे थोड़ा सा कंसेप्ट पता चलेगा कि रिस्क ऑल नेगेटिव नहीं है. रिस्क जो है वो पॉजिटिव भी, उसकी पॉजिटिव साइड भी, उसकी नेगेटिव साइड भी है, और हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. चाइनीज़ डेफिनेशन ऑफ रिस्क इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे कि चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर आप रिस्क देखते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है, तो वो दो लफ्ज़ उसके होते हैं. One is considered to be a positive thing and other is considered to be a negative thing. तो रिस्क को हम अगर रिस्क देखें तो हम शायद एक लफ्ज़ इसके लिए लिखते हैं तो हम मोस्टली उसकी नेगेटिव साइड पर ज़्यादा फोकस करने शुरू हो जाते हैं. लेकिन चाइनीज़ उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों पर फोकस करते हैं, बिकॉज उनकी लैंग्वेज में यूज़ होता है रिस्क, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं उसके अंदर. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ कम्बिनेशन ऑफ डेंजर एंड अपॉर्चुनिटी. सो डेंजर is something negative and opportunity is something positive again. Risk is the combination of both. Risk is a combination of danger and opportunity. Risk is a combination of both. When we talk about risk with the reference to investment, we are talking about risk in terms of uncertainty in outcome of our investment. जब हम investment के बारे में risk की बात करते हैं तो we talk with the reference to the investment. We talk about risk in terms of uncertainty in the outcome of our investment. जब हम किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आउटकम है उससे कितनी अनसर्टेनिटी है. मतलब कि अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको 12% पर ईयर देंगे, तो उसमें कितना श्योर हो कि 12% मुझे हर साल मिलेगा. इन केस ऑफ द गवर्नमेंट आई एम मोर श्योर. इन केस ऑफ कंपनियाँ, अगर कंपनी कहती है कि हम आपको 20% रिटर्न देंगे, इन केस ऑफ कंपनी इफ आई हैव बॉट ऑर्डिनरी इक्विटी देन आई एम नॉट वेरी श्योर. मुझे लगता है कि शायद पता नहीं मिलेगी, इस वजह से जो उनका रेट ऑफ रिटर्न है कंपनी को मुझे ज़्यादा देना पड़ता है. चलें अभी कुछ आगे देखते हैं, कुछ नंबर्स देखते हैं, कुछ नई डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ ऐसी नई टर्म्स यूज़ करते हैं और कॉन्सेप्ट्स ऐसे देखते हैं जो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे रिस्क को. रिस्क, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबिलिटी, स्प्रेड और वॉलेटिलिटी दैट कैन टेक प्लेस in the expected future cash flows or returns. So इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, एक चीज़ नहीं काफ़ी सारी चीज़ें की बात करें. We are talking about the variability, जो variability, spread और volatility. We are talking about the variability, spread और volatility. So variability, कोई चीज़ variable है, fixed नहीं. मतलब कि variability में अगर आप देखें तो वेरिएबिलिटी का पैटर्न ऐसे होता है जो ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. और स्प्रेड ही होता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा, एक तो छोटा स्प्रेड भी हो सकता है लेकिन एक बड़ा स्प्रेड हो रहा है, तो स्प्रेड. एंड सेकंड वॉलेटिलिटी यही है, वो भी इसी में आता है कि अभी आज किसी पॉइंट पे, कल कहीं और, परसों कहीं और, तो ऐसे काफ़ी वॉलेटाइल. राइट, दैट कैन टेक प्लेस इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज और रिटर्न्स. तो अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट बॉन्ड ने हमें कह दिया कि आपको 12% मिलेगा, तो आपका 12% कंटिन्यू रह रहा है. सो इट इज़ नॉट वेरी रिस्की. लेकिन अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बॉन्ड्स में हमें कूपन मिल रहा है, लेकिन जो हमारी डिफ़ॉल्ट परसेंटेज ज़्यादा, कंपनी डिफ़ॉल्ट कर सकती है. कंपनी डिफ़ॉल्ट कर दिया तो फिर कंपनी के एसेट्स बिकेंगे, हमें पहले मिलेगा. सो देयर इज़ सम वेरिएबिलिटी इन द फ्यूचर.
सो जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो अ लॉट मोर वेरिएबिलिटी, एक साल डिविडेंड मिला, दूसरे साल कोई नहीं मिला, तीसरे साल मिला, चौथे साल कोई नहीं मिला, पांचवें साल कोई मिला ही नहीं, छठे भी नहीं मिला. सो देयर इज लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी. तो देखें जैसे जैसे वेरिएबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टर्स अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा देते हैं, बिकॉज दे डोंट लाइक वेरिएबिलिटी, इन्हें सर्टेनिटी चाहिए. और अगर वेरिएबिलिटी वाला कोई एसेट लेने के लिए उनको हम कहेंगे कि बाय दिस एसेट, दे वुड रिक्वायर एक्स्ट्रा रेट ऑफ रिटर्न. For example, we are asking ourselves, if we invest rupees 1000 for buying a share today, then what will be the price of the share 1 year from now? हम अगर हम बात करते हैं, we are asking ourselves, if we invest rupees 1000 for buying a share today, then what will be the price of the share 1 year from now? अगर हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि आज हमने एक शेयर 1000 का बाय किया तो एक साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी. सो आप खुद इस बारे में आप सोचें, आपको मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस करने पड़ेंगे कि आप देखेंगे कंपनी की क्या सिचुएशन है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है. और इसके अलावा काफ़ी और पीछे आप देखेंगे कि क्या डिविडेंड्स देती आई है, फ्यूचर में डिविडेंड ग्रोथ रेट क्या हो सकता है. तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी टू फाइंड आउट कि एक साल के बाद इस कंपनी की शेयर की प्राइस क्या होगी. लेकिन one thing is for sure, there is no guarantee about the price of the share after 1 year. Therefore, there is an uncertainty, a risk we are taking because we do not know the final outcome. So there is no certainty, मतलब कि no guarantee. एक साल बाद गारंटी हो सकता है कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, हो सकता है आपकी शेयर प्राइस डबल हो जाए, हो सकता है कि इतनी ही रहे. So there is no guarantee about the price of the share after 1 year. Therefore, there is an uncertainty, a risk we are taking because we do not know the final outcome. So the difference or variation in the possible outcome of a particular investment also represents the riskiness of a particular investment. So मैंने फिर जैसा कि डिस्कस करना, so the difference or variation in the possible outcome, so the difference or variation in the possible outcome of a particular investment also represents the riskiness of a particular investment. डिफरेंट वेरिएशन ऑफ पॉसिबल आउटकम से देखें. अब मैंने बात की 3 आउटकम मैंने आपको बता दी, या तो प्राइस आपकी हो सकता है 1000 से काफ़ी नीचे गिर जाए, 1000 से काफ़ी ऊपर चल जाए, या 1000 ही रहे. सो आउटकम्स ये 3-4 तो मैंने आपको फ़ौरन बता दिए. सो इसका मतलब ये देखें, द वेरिएशन इन द पॉसिबल आउटकम, जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी पॉसिबल आउटकम्स की और पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, उतना ही ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट रिस्की होगी. सो आपको शायद समझ आना शुरू हो गया है कि जो स्टॉक्स होते हैं वो बॉन्ड्स से ज़्यादा रिस्की क्यों होते हैं, बिकॉज वेरिएशन का चांस इसमें बहुत ज़्यादा है. बॉन्ड्स में उतने वेरिएशन का चांस नहीं, आपको एक कूपन रेट मिल रहा है, अगर कंपनी डिफॉल्ट भी कर जाती है तब भी उनके एसेट्स बिकेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे. गवर्नमेंट के केस में यू विल गेट दैट रिटर्न, दैट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ह्यूज, वो अपने आप को फाइनेंस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दैट्स अनदर स्टोरी, दैट इज द लीस्ट रिस्की स्टॉक. As we have studied earlier that there are 2 major categories of assets. Assets की 2 major categories हैं. One is real physical assets, जो physical assets होते हैं, दूसरे financial assets, stock या bonds. Physical assets like a computer, chair, table, so these are all physical assets, and financial assets में मेरे पास stocks या bonds आ जाते हैं. Risk can be understood with reference to the uncertainty of future cash flows produced by assets, physical and financial securities. Risk, मैंने आपको बताया कि risk can be understood with reference to uncertainty of future cash flow produced by assets. रिस्क जो होता है वही होता है कि कितनी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर कैश फ्लो में जो कोई भी एसेट प्रोड्यूस कर रहा है. सो कैश फ्लोज तो हम हर एसेट प्रोड्यूस करता है, लेकिन सर्टेनिटी कितनी है कि मतलब कि ये एसेट आपको कैश फ्लो मिलेगा तो उसकी क्या गारंटी है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो मैंने आपको बताया था, देखें अगर आप तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा ये स्टॉक्स के केस में होती है. हो सकता है एक साल आपको डिविडेंड मिले, अगले साल आपको डिविडेंड ना मिले, अगले 5 साल ना मिले, फिर उसके बाद मिले. इस दौरान आपने कैपिटल गेन तो हो रहा है, लेकिन कैपिटल लॉस भी हो सकता है. आपने 100 का खरीदा है, 120 का जा सकता है, लेकिन 90 पे भी आ सकता है, उससे नीचे भी जा सकता है, कम्प्लीटली डिफॉल्ट भी हो सकता है. देख लें कि जो फ्यूचर कैश फ्लोज आ रही हैं उनकी आपके पास जो उनकी वजह जो अगर वो सर्टेन उनकी अनसर्टेनिटी की वजह से जो आपके पास अनसर्टेनिटी फ्यूचर कैश फ्लो जितनी अनसर्टेन होगी उतना ही उस एसेट में रिस्क ज़्यादा होगा. बिजनेसेस मेक फोरकास्ट बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions which we have discussed in lecture 5 of our course. सो मैंने आपको बताया था बिजनेस फोरकास्ट करते हैं बेस्ड ऑन कुछ assumptions होती हैं, करने पड़ते हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द
of doing business. And if you want details of that, just go to the lecture 5 and you'll find out all the stuff. So again, these forecasts are not 100% accurate and there is uncertainty in the possible outcome. So देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी बिजनेस है तो वो फ्यूचर में उसको आपने देखा है कि कैश फ्लोज जितनी, अगर आज मैं बैठ के देख रहा हूँ कि फ्यूचर में मैं एक एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मुझे से पहले साल इतना प्रॉफिट आएगा, दूसरे साल इतना प्रॉफिट आएगा, तीसरे साल इतना प्रॉफिट आएगा, मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेट्स अच्छे होने चाहिए, एस्टिमेट्स की कोई बेसिस होनी चाहिए। आप इसी तरह से एस्टिमेट्स बनाने लें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपने एक मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया तो आप ये एक नई फैक्ट्री लगाई, आपने एक नई फैक्ट्री लगाई तो आप देखना चाहते हैं, अब ऑब्वियसली आपको एनालिसिस तो पहले करना पड़ेगा ना कि यूजफुल डिसीजन है कि नहीं। नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले निकालने के लिए हमें फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए होंगी, वो जो फ्यूचर कैश फ्लोज हमने कैलकुलेट की होंगी वो फोरकास्ट कैश फ्लोज होंगी। वो फोरकास्ट अगर आपकी कंपनी ने कहीं और फैक्ट्री लगाई है, कहीं 5-6 फैक्ट्रीज और लगाई हुई हैं और उनकी आप एक एवरेज निकालते हैं कि उसमें से पहले साल में इतना फायदा हुआ था, दूसरे साल हुआ था, तीसरे में इतना हुआ था एवरेज फायदा, तो वो अगर हम यहाँ इसका फोरकास्ट लेते हैं तो दिस इज अ बेटर फोरकास्ट। अगर हमारे अपने पास कैसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं, हम इंडस्ट्री में देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में ऐसा प्रोजेक्ट जो लगता है उस पर इतना प्रॉफिट होता है, हम बिल्कुल वैसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हमें भी इतना प्रॉफिट होगा, दैट इज अ गुड एस्टिमेट। लेकिन आप विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी डूइंग एनी एनालिसिस आप वैसे कह देते हैं कि ये कैसे है, हमें इतना इसके ऊपर फायदा होगा और दैट्स आउट, और उसकी बेसिस पे एक वैसे एनालिसिस कर देते हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो आपका जो फोरकास्ट होना चाहिए वो भी रोबस्ट फोरकास्ट होना चाहिए। आप सिर्फ आप वैसे फोरकास्ट ना कर लें कि बस ऐसे होगा, आप उसकी कोई बेसिस रखें और उसके मुताबिक करें। लेकिन आप जितना भी कोशिश कर लेंगे आप 100% राइट नहीं हो सकते। द फोरकास्ट आर नॉट 100% एक्यूरेट एंड देयर इज अनसर्टेनिटी इन द पॉसिबल आउटकम। सो जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता और पॉसिबल आउटकम जो होगा उसमें अनसर्टेनिटी होगी। द एक्चुअल कैश फ्लो 1 or 5 years from now may be very different from the forecasted and this to represent risk. So वही बात करूँगा, एक्चुअल कैश फ्लो हमेशा डिफरेंट होगी जो आपका फोरकास्टेड कैश फ्लो है एंड दैट रिप्रेजेंट्स रिस्क। और वो जो ये सो ऑब्वियसली सो वेरिएशन आ गई, अगर वेरिएशन आ गई तो व्हाट इज दैट, बट दैट इज रिस्क। When we talk about risk in investing in direct claim securities, then we need to keep in mind the distinction between standalone risk or single investment rate as opposed to market or portfolio risk or a collection of investment risk. जब हम डायरेक्ट क्लेम सिक्योरिटी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं तो हमें एक डिस्टिंक्शन देखनी पड़ती है विच इज़ के स्टैंड लोन। एक अकेली सिक्योरिटी का क्या रिस्क है, क्या रिस्क है जिसको कहा जाता है सिंगल इन्वेस्टमेंट रिस्क कहा जाता है, और एज अपोज टू मार्केट रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क। अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़, अगर मैं कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ को इकट्ठा करके, देखिए अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो उससे या तो मैं एक स्टॉक खरीद लूँ, लेकिन या तो एक स्टॉक खरीद लूँ, सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दूँ, तो उससे फिर हमें स्टैंड लोन सिक्योरिटी का रिस्क पता चल सकता है। या एक और काम मैं कर सकता हूँ कि 1 लाख रुपया मैं मुख्तलिफ कंपनी की शेयर्स खरीदूँ, बॉन्ड्स खरीदूँ और उसका एक कम्बिनेशन बनाऊँ। तो वो जो मैं कम्बिनेशन बनाऊँगा कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट से, ऑफ रिस्क से, तो वो जो मेरा होगा उसका जो रिस्क होगा, डिफरेंट रिस्क होगा, उसको मार्केट रिस्क कहेंगे, मार्केट रिस्क या पोर्टफोलियो रिस्क कहेंगे। सो अभी हम देखते हैं इस तरह से देखेंगे कि सिंगल सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है, पोर्टफोलियो रिस्क क्या होता है, और इसमें से कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। अगर कोई एलिमिनेट नहीं हो सकता उसके रिपरकशंस क्या है, विच इज़ द रिस्क ऑफ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड। सो ये सब चीज़ें विल स्टार्ट डिस्कसिंग। In portfolio risk, we are interested in overall risk of entire collection of assets that's made by the company. We'll study this topic in the next lectures. Portfolio risk में हम देखेंगे कि कंपनी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, जिसमें एसेट्स होंगे, जिसमें स्टॉक्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, कुछ दूसरी कंपनीज के बॉन्ड्स होंगे। सो एक कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स में तो वो जो उसका रिस्क होगा वो क्या होगा, इसको पोर्टफोलियो रिस्क कहते हैं। पोर्टफोलियो इज अ कम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, और जब उनको कंबाइन करते हैं तो रिस्क के डायनामिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक इट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ फाइनेंस एंड इट इज़ कॉल्ड पोर्टफोलियो रेट्स एंड रिटर्न्स। इसमें ये सब चीज़ देखी जाती है कि एसेट्स को कंबाइन कैसे किया जाए, किस तरह के एसेट्स को कंबाइन करना चाहिए, किस तरह के एसेट्स को कंबाइन नहीं करना चाहिए, इससे हमें क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसान हैं, और ये सब चीज़ें हम पोर्टफोलियो रिस्क में देखेंगे। That's a topic for another day, and we will cover that in future. So let's move forward.
In case of portfolio risk, we can further make distinction between diversifiable risk and market risk. Right, so हम यहाँ पे portfolio risk में भी distinction कर रहे हैं कि एक risk होता है वो diversifiable risk होता है and दूसरा is marketable risk. Diversification. So before going into details of diversifiable risk, I want to discuss what is diversification. आपने जो अक्सर देखा होगा कि diversification ये होती है, अक्सर वो example आती है कि don't put all your eggs in one basket. दिस इज़ अ ओल्ड एग्जाम्पल. इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, आपके एग्स एक ही बास्केट में पड़े तो सारे एग्स टूट जाएंगे. तो इसे अगर आपने मुख्तलिफ जगहों पे एग्स रखे हुए हैं तो आपका चांसेस जो हैं वो कम होंगे एग्स टूटने के, मुख्तलिफ बास्केट्स में रखे हुए. सो इसलिए दे ऑलवेज से टू डाइवर्सिफाई रिस्क. आप एक ही एसेट में सब इन्वेस्टमेंट्स ना करें, मुख्तलिफ एसेट्स में करें. इससे ये होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, आप और रिटर्न ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा या इंक्रीज भी हो सकता है इन सर्टन केसेस. अगर आप एक एसेट में कर लेते हैं तो वो आपका सारा डिफॉल्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने मल्टीपल एसेट्स में वही इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है कि एक आध एसेट को डिफॉल्ट भी करे. जब एक आध नेगेटिव हो रहा हो तो दूसरा पॉजिटिव हो, तो उसकी वजह से आपको डाइवर्सिफिकेशन के फ़वायद हासिल हो सकते हैं. लेकिन कुछ चीज़ कैसे होते हैं जो पूरी मार्केट के रिस्क होते हैं, वो डाइवर्सिफाइबल रिस्क नहीं होते हैं. कोई भी मार्केट में एक सिस्टमैटिक रिस्क, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस अभी 2007 में आया था, तो दैट वाज अ मार्केट रिस्क. अब पूरी मार्केट जब डाउन हो जाती है तो तब उस रिस्क को उसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उस रिस्क में अपना लॉस मिनिमाइज किया जा सकता है. आप कैसे उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं वो विल सी दैट एज वेल. सो डाइवर्सिफाइबल रिस्क, रैंडम रिस्क स्पेसिफिक टू वन कंपनी कैन बी वर्चुअली एलिमिनेटेड. कि अगर जो रैंडम रिस्क है किसी एक कंपनी के तो उनको कैन बी वर्चुअली एलिमिनेटेड, उनको एलिमिनेट किया जा सकता है. मार्केट रिस्क, इट इज डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय ब्रॉड मूवमेंट्स इन मार्केट इकोनॉमी. मार्केट रिस्क वो होता है जो इट इज डिफाइंड बाय अनसर्टेनिटी, जो भी अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय ब्रॉड मूवमेंट्स इन मार्केट और इकोनॉमी. जो इकोनॉमी में जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स होती हैं उसकी बेसिस पे जो होता है उसको मार्केट रिस्क कहते हैं. दिस विल बी मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज डाइवर्सिफाइबल रिस्क डाइवर्सिफाई कर लेंगे हम, लेकिन मार्केट रिस्क हम नहीं कर सकेंगे, तो उससे हमने कैसे डील करने विल सी दैट. राइट, सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिस्क? वी हैव स्टडीड सम स्टफ, हम आगे भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं. These can be company specific or general. It may be because of cash losses from from operations or poor financial management of the company. This is one possibility, but the real question is that why these losses occurred. Right, so causes of risk हमेशा क्या होगा कि आपकी जो कैश फ्लो है उसमें कितनी अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की. These can be company specific or general. किसी कंपनी के स्पेसिफिक भी हो सकते हैं या जनरल भी हो सकते हैं. It may be because of cash losses from operations or poor financial management of the company. कंपनी के कैश लॉसेस की वजह से हो सकते हैं, ऑपरेशन की वजह से जो हुए हों, या poor financial management of the company, कंपनी की बुरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो. This is one possibility, but the real question is why these losses occurred. One of the reasons for losses might be company's debt. मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो अगर आप एक्सेसिव डेट ले लेते हैं तो you are at risk because what is the problem with that? Try to remember what is the problem with that. डेट के साथ एक मसला ये है कि अगर आप ज़्यादा डेट ले लेते हैं तो you have to ensure that you have to ensure the interest payments to the debt holder. अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट डेट होल्डर को नहीं कर पाएंगे किसी साल और आपने काफ़ी ज़्यादा डेट लिया और ये पेमेंट काफ़ी हाई है, देन यू विल बी बैंकरप्टेड बिकॉज आपके जो डेट होल्डर्स होंगे वो कहेंगे कि आप अपने एसेट्स को सेल करें और हमें हमारा इंटरेस्ट और हमारी प्रिंसिपल वापस करें. सो दैट इज़ अ रिस्क यू टेक विद एक्सेसिव डेट. सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द लॉसेस, कोई एक रीज़न लॉसेस का हो सकता है कंपनीज डेट. इन्फ्लेशन भी हो सकता है. देखिए अगर आपके किसी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, हम ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न 15% बना रहे हैं लेकिन 16% इन्फ्लेशन हो रही है, 70% इन्फ्लेशन हो रही है इकॉनमी में, तो इन रियल टर्म्स वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग, वी आर लूजिंग मनी. सो इन्फ्लेशन अगर हाई है दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज, दैट इज़ अ रीज़न फॉर लॉसेस. इकॉनमी की सिचुएशन अगर हम देखें तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपके लॉसेस हैं, आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, गेंस में जा रही. अगर इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा होगा, वो आपके प्रोडक्ट्स बाय करेंगे और जिसकी वजह से आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, आपको कैश फ्लोज मिलेंगे. लेकिन अगर ओवरऑल इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो चीज़ें खरीद सके, तो इससे अनरेस्ट होगा, आपकी कंपनी भी बुरी तरह से इफेक्टेड होगी, आपके प्रोडक्ट्स खरीदने वाले कम लोग होंगे. सो इकोनॉमी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स का मैं आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक्स वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी.
politics. Economics was part of political science before it became a separate discipline. So पहले इकट्ठी पड़ी जाती थी because they are quite related. देखिए कोई भी इकोनॉमिकल डिसीजन होगा तो अगर कोई भी इकोनॉमिकल डिसीजन होगा तो उसकी कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स लाजमी होंगे. और अगर हम देख लेते हैं गवर्नमेंट इज़ ह्यूज एक्टर इन द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट जो कुछ भी करेगी, गवर्नमेंट किसने करनी है, वो सब लोग पॉलिटिक्स के थ्रू ही गवर्नमेंट के अंदर आएंगे. और जो वो लोग आते हैं उनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं. तो ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में अगर पॉलिसीज अच्छी नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली नहीं है, टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया जाता है, रेड टेप ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ब्यूरोक्रेसी आपकी इंटरवीन करती है बिजनेसेस में. और इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो वो आपके बिजनेसेस के लिए बहुत बुरी, और दैट कैन बी अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ लॉसेस. वॉर और फेथ. सो वॉर की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दिस इज़ अ बिग इशू. वी आर डीलिंग विद टेररिज्म, और टेररिज्म की वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है. फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बहुत कतराते हैं. तालिबान की इस वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉस हो रहा है. फॉरेन इन्वेस्टर आना नहीं चाहते हैं यहाँ पे बिकॉज दे आर अफ्रेड. और अब गवर्नमेंट की एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तालिबान के साथ चल रही है, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली खुद का इस्तेमाल की सारी चीज़ें करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी बहुत इफेक्ट होती है और बिजनेसेस भी बहुत इफेक्ट होते हैं. सो ये बात याद रखिए कि ये अब ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये इसमें से कुछ चीज़ों में कंपनी देखें, कंपनीज डेट को तो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती. इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, वॉर, इनको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती. फाइनल एनालिसिस ऑफ रिस्क इज दैट इट इज़ अ गेम ऑफ फेट और चांस. सो व्हाट इज इट? इज इट अ गेम ऑफ फेट और चांस? अब इतनी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. अगर नहीं है तो फिर हम इनको कैसे, इनकी बेसिस पे एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर हालात इनकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं तो हम सस्टेन कैसे कर सकते हैं बिजनेस को. ये सब चीज़ें हमें रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में पता चलती हैं, और इन्हीं का एनालिसिस करने के लिए ये सारा फ्रेमवर्क बनाया गया है. राइट. सो मेजरमेंट ऑफ रिस्क. सो बेसिकली हमें सबसे पहले तो एक रिस्क को मेजर करने के लिए कोई एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जिसे हमें पता चल सकता हो कि रिस्क है क्या, और वो एक ऐसा वेरिएबल हो जो हर कंपनी कैलकुलेट कर सकती हो इजीली, ताकि हमें पता चल सके कि ये कंपनी कितनी रिस्की है और ये कंपनी कितनी रिस्की है, अगर जिसको हम कंपेयर कर सकते हो. अगर स्टैंड अलोन हो एक कंपनी का रिस्क एक ऐसा हो कि हमारी कंपनी इतनी रिस्की है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर या बिकॉज ऑफ दिस वेरिएबल, ये वेरिएबल शो करे हमारी कंपनी इतनी रिस्की है, लेकिन और किसी को समझ ही ना हो उसकी फैक्टर की या वेरिएबल की, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं. तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द रिस्क. This is important to attach different numbers to the risk. It is important to attach different numbers to the risk so that we can rank different investments, ताकि हम rank कर सकें different investments का risk है क्या. Risk is measured in terms of the standard deviation or variance. Risk को measure किया जाता है in terms of standard deviation or variance. Standard deviation or variance. So we will see. Don't be daunted by the terms names. These are very simple terms. Standard deviation शायद आपने find भी की होगी, variation भी आपने शायद find की हो. It can be easily found on Google. It can be easily found by inputting some values in the calculator. So it's nothing to worry about. You have studied these terms in statistics. I hope so. Risk is still quite subjective even after the numbers you have calculated after standard deviation. देखिए रिस्क उसके बाद भी काफ़ी सब्जेक्टिव होता है. सब्जेक्टिव से मुराद है ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव में देखें, ऑब्जेक्टिव ये है जो सबके लिए, मतलब कहते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो हर कंपनी के लिए एक चीज़ ठीक हो. लेकिन सब्जेक्टिव भी होता है कि हो सकता है वो हर कंपनी के लिए थोड़ी बहुत डिफरेंट हो. सब्जेक्टिव में आप देखें एक कंपनी की स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरी कंपनी की स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल इक्वल है, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते नहीं यार ये कंपनी ज़्यादा रिस्की है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशंस आर द सेम. सो दैट इज सब्जेक्टिविज्म कि हर कंपनी की एक नंबर होने के बावजूद वी यूज़ अदर थिंग्स कंपनी से रिलेटेड. और इसीलिए यहाँ पे भी कहा कि रिस्क इज स्टिल क्वाइट सब्जेक्टिव. रिस्क इज स्टिल क्वाइट सब्जेक्टिव इवन आफ्टर द नंबर यू हैव कैलकुलेटेड आफ्टर स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन फाउंड करने के बाद भी रिस्क काफ़ी सब्जेक्टिव है. द रीज़न इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड द काइंड ऑफ रिस्क यू आर टॉकिंग अबाउट. आपने देखना है कि कौन सा किस किस्म का रिस्क है जिससे कंपनी इफेक्ट हो रही है. आर यू स्टैंड अलोन रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क. आपने देखना है कि एक कंपनी का रिस्क हम देख रहे हैं या फिर पूरे पोर्टफोलियो में रिस्क देख रहे हैं, मार्केट रिस्क देख रहे हैं या डाइवर्सिफाइबल रिस्क देख रहे हैं. मार्केट जो मार्केट फोर्सेस की वजह से, जैसा कि अभी हमने देखा
मुख्तलिफ मार्केट फोर्स की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ों की वजह से, या डाइवर्सिफाइबल रिस्क है, कंपनी का अपना रिस्क है। स्टॉक प्राइस रिस्क और अर्निंग रिस्क, स्टॉक प्राइस आपकी जो है उसका रिस्क आ रहा है कि आपके पास अर्निंग रिस्क है। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिस्क जो आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिनको अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। Another important thing is time horizon for which you are measuring the risk. Are you investing in stocks over 1 year or over 30 years? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइम होराइजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द रिस्क एज वेल। देखिए अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें 1 साल के लिए या 30 ईयर्स के लिए तो क्या डिफरेंस होगा। सो ऑब्वियसली जो 30 साल की इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट विल बी मच मोर रिस्कियर एज कम्पेयर टू 1 ईयर इन्वेस्टमेंट। So that's the first important thing about stock investment. About risk, कि आपका टाइम होराइजन क्या है। जितना लंबा टाइम होराइजन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, बिकॉज देखिए 1 साल के अंदर जो आपकी कंपनी का डिफ़ॉल्ट होने का चांस है वो भी कम है, या फिर इन्फ्लेशन का या मार्केट रिस्क का, उन सब चीज़ों का भी आपका जो चांस है वो कम है। सो 1 साल के अंदर अनसर्टेनिटी कम है। 30 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम, इस दौरान पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सो इस वजह से जो 30 साल का हमारा रिस्क है वो 1 साल से काफ़ी ज़्यादा होता है। The level of risk might change as time period of investment change. So आप याद रखें कि level of risk change हो जाएगा जैसे ही आपका time horizon change होगा investment का। Level of risk might change as time period of the investment change. जब time period investment का change होगा तो level of risk automatically changes. Fundamental rule of risk and return. So what is the fundamental rule of risk and return? इसको आप हमेशा याद रखिए। This rule can be summed up in saying that no pain, no gain. So इसमें याद रखें कि अगर आप if there is no pain, there is no gain. हमेशा फाइनेंस में का एक कॉन्सेप्ट कहा जाता है there are no free lunches. वो भी यही है कि कोई भी आपको मुफ्त में खाना नहीं खिलाएगा। तो उसका मतलब है कि कोई कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चक्कर होता है। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द फाइनेंस। द रूल जो यहाँ पे हम कह रहे हैं नो पेन नो गेन, इन्वेस्टर विल नॉट टेक ऑन एडिशनल मार्केट रिस्क अनलेस दे एक्सपेक्ट टू रिसीव एडिशनल रिटर्न विच इज कॉमन सेंस एंड क्वाइट लॉजिकल। देखें इन्वेस्टर तब तक एडिशनल मार्केट रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसको एडिशनल रिटर्न नहीं दिया जाएगा। अगर एडिशनल रिटर्न नहीं दिया जाएगा तो एडिशनल रिस्क नहीं देगा। लेट्स कंपेयर एन एग्जांपल। एक इन्वेस्टर के पास 3 ऑप्शंस हैं। ये कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है तो उसको उस पर 12% मिलेगा, एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है उस पर भी उसको 12% मिलेगा, और एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है उस पर भी उसको 12% मिलेगा। ठीक है, ये 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूँ कि आप 3 इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप स्टॉक में कर सकते हैं, या बॉन्ड में कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर सकते हैं। आपको 3 सिक्योरिटीज़ पर 12% मिल रहा है। सो आप किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे? अच्छा, देख लेते हैं व्हाट्स द डिफरेंस। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं आपको 12% मिल रहा है, लेकिन दैट इज गारंटीड रिटर्न बिकॉज दैट इज बैक बाय द गवर्नमेंट। अगर आप बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं दैट इज मोर रिस्की देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बट इट इज स्टिल ऑफरिंग यू 12%। सो आप देखेंगे कि ये बाय करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करें, तो ऑब्वियसली इट इज बेटर टू बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज इट इज मोर सिक्योर, और वो उतना ही रिटर्न दे रहा है जितना कि बॉन्ड दे रहा है। और अगर हम स्टॉक की फिर बात करते हैं, स्टॉक पे हमें 12% मिल रहा है, बॉन्ड पे भी 12% मिल रहा है। अगर हमारे पास ये 2 ऑप्शंस है तो हम बॉन्ड में प्रेफर करेंगे बिकॉज इन्वेस्टमेंट सेम है, और सॉरी रिटर्न सेम है, और रिस्क जो है वो दोनों का डिफरेंट है। स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो अगर ये 3 ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हो तो एवरीबडी विल इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज इन्वेस्टमेंट जो रिस्क है, जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो सबसे कम गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, और रिटर्न तीनों का सेम मिल रहा है। सो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी ये चाहती है कि इन्वेस्टर्स उसके बॉन्ड्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ज़्यादा रिटर्न ऑफर करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 10% तो बॉन्ड्स में अक्सर 15% होगा, उससे ज़्यादा होगा, ताकि जो एडिशनल रिस्क है जो हम इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं आप लें वो कंपनसेट हो सके। और अगर हम जो हमने रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं वो 20% लिया, वो इसीलिए लिया है कि अब पता है हमें कि स्टॉक्स आर मच मोर रिस्की देन द बॉन्ड्स एंड पीपल विल ओनली टेक द एडिशनल रिस्क इफ दे विल बी ऑफर्ड एडिशनल रिटर्न। तो हम स्टॉक्स पे 20% रिटर्न ऑफर करते हैं। सो दैट इज़ वेरी लॉजिकल एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। Another important principle that one should keep in mind is diversification. So what is risk aversion?
रिस्क एवर्जन से मुराद है कि इन्वेस्टर्स हमेशा रिस्क से बचने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही करते हैं कि रिस्क कम से कम हो हर चीज़ के अंदर। सो इन्वेस्टर्स का जो आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्ट इन्वेस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में से कुछ रिस्क न्यूट्रल भी हो सकते हैं और कुछ रिस्क लविंग भी हो सकते हैं, जो कुछ रिस्क लेना चाहते हैं उन लोग। तो हर किस्म के लोग होते हैं जो ऐसे जो काम एक इकॉनमी में होते हैं और एक इकॉनमी से चलती है। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि रिस्क एवर्स कितने लोग हैं, सॉरी कि मोस्ट जितने जो मोस्ट इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आप माइंड में रखें, इट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप बजाय इसके आप एक एसेट पे इन्वेस्ट करें, आप मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स में इन्वेस्ट करें जो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो डिफ़ॉल्ट का इसका कम हो जाएगा, आपका रिटर्न भी मेंटेन हो जाएगा। सो रिमेंबर दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स। इन्वेस्टर्स की कोशिश होती है कि उनका रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जब उनके पास 3-4 एसेट्स की ऑप्शन आएगी तो वो हमेशा उन एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न। और दूसरी बात डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज इन्वेस्ट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स रादर देन इन्वेस्टिंग ऑल योर मनी इन वन एसेट, बिकॉज एक एसेट में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर आपने मुख्तलिफ किस्म के एसेट में इन्वेस्ट किया दैन दैट रिस्क बिकम्स वेरी लेस। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डाइवर्सिफिकेशन? It states that don't put all your eggs in one basket. Again, diversification can reduce risk by spreading your money across many different investments, markets, industries, countries. You can avoid the weakness of each. सो जैसा कि हमने देखा कि हम मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स में कर सकते हैं, उसके अलावा हम मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स मार्केट्स में भी कर सकते हैं। कुछ एसेट्स हम अमेरिका से बाय कर सकते हैं, कुछ एसेट्स हम ब्राज़ील से बाय कर सकते हैं, कुछ एसेट्स इंडिया में, कुछ एसेट्स हम इंग्लैंड में बाय कर सकते हैं। सो अगर हम मुख्तलिफ मार्केट्स में एसेट बाय कर रहे हैं तो फिर एक मार्केट का रिस्क हमारे ऑब्वियसली एक अगर हो सकता है एक मार्केट अच्छा परफॉर्म ना करिए, दूसरी मार्केट अच्छा परफॉर्म करिए, उन रिस्क से भी हम बच सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में कर सकते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में कर सकते हैं। सो अगर ऐसा हम करेंगे यू कैन अवॉइड द वीकनेस ऑफ ईच, हमारे मार्केट की वीकनेस को अवॉइड कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू आर दे आर अनकोरिलेटेड, तो सो दैट दे डोंट सफर फ्रॉम द सेम बैड न्यूज़ ड्यू टू सर्टेन चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स। सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन योर पोर्टफोलियो मे गो अप एंड अदर्स मे गो डाउन, राइट। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्सिफिकेशन कैन ओनली वर्क इफ द रिस्क्स आर अनकोरिलेटेड। सो अभी मैं आपसे अनकोरिलेटेड की बात जब हो रही है तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देके बताना चाहूँगा कि जब इंश्योरेंस कंपनीज का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो शुरू में जब इंश्योरेंस कंपनीज स्टार्ट हुई तो उनका ये इंश्योरेंस इनफॉर्मली जब स्टार्ट हुई तो ऐसे हुई थी कि अमेरिका के अंदर जो लोग लकड़ी के घर अक्सर बनाया करते थे तो वो करते ये थे कि वहाँ पे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ थी कि अगर किसी बंदे का घर जल जाता था तो बाकी सब लोग मिलके उसका घर बना दिया करते थे। तो इससे क्या होता था कि हर बंदे को ये श्योरिटी होती थी कि यार अगर मेरा घर जल जाएगा तो सब लोग मिल के मेरा घर बना देंगे, इसलिए अगर किसी और का घर जलता है तो मैं उन सब के साथ मिलकर उसकी हेल्प कर दूं ताकि हम सब का एक सिस्टम मेंटेन हो। सो दैट इज़ काइंड ऑफ सोशल इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो वो भी ऐसे ही, यू कीप ऑन पेइंग मनी, यू कीप ऑन पेइंग, वो जो आप उनकी किस्तें वो देते रहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है आपके घर को आग लग जाती है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, देन दे पे बैक यू द मनी, वो आपको उसकी पेमेंट वापस कर देते हैं। अगर देखा जाए तो पेमेंट आप अकेले नहीं कर रहे होते, पेमेंट बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अगर हम कार इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हो सकता है इस्लामाबाद में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने कार इंश्योरेंस करवाई भी हो और बहुत सारे लोगों ने कार इंश्योरेंस करवाई भी हो, और जब किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे आउट करती है। और जो पैसा उनके पास इकट्ठा हो रहा है मीनवाइल इंश्योरेंस कंपनी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, मोस्टली बॉन्ड्स के अंदर कूपन्स वगैरह मिलते रहते हैं जिससे उनकी कैश फ्लोज चलती रहती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चलते रहते हैं। फाइनली जब कोई क्लेम आता है तो उनको वो पैसे वापस कर देते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जब हम इंश्योरेंस करते हैं पूरे एक सिटी की, इस्लामाबाद की बात करते हैं, पूरे इस्लामाबाद में जितने भी कार जितने लोग इंश्योर हुई हुई है, तो वो इंश्योरेंस सिस्टम कब तक चल सकता है? इंश्योरेंस सिस्टम चल सकता है जब रिस्क अनकोरिलेटेड हो। रिस्क अनकोरिलेटेड से मुराद है कि एक बंदे का मैं इस्लामाबाद में अगर रहता हूँ तो मेरी गाड़ी के जो एक्सीडेंट होने की
प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट है किसी और ड्राइवर से, तीसरे से, चौथे से। हम लोग जो हैं हमारे एक्सीडेंट मुख्तलिफ औकात पे हो सकते हैं, मुख्तलिफ टाइम्स पे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सब के एक्सीडेंट एक ही दफ़ा, सब गाड़ियों का एक ही दफ़ा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? तब इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं कर सकेगी, दे विल डिफॉल्ट एंड दे वोंट बी एबल टू पे यू। सो इसका मतलब है कि आपके रिस्क अनकोरिलेटेड नहीं थे, आपके रिस्क को रिलेटेड थे, कि अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो सबका एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब कि रिस्क को रिलेटेड है। ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल समझी जा सकती है कि एक लकड़ी के 20 घर इकट्ठे बने हुए और सब इंश्योर्ड हैं, तो अगर एक घर को आग लगती है तो सबको लग जाती है, बिकॉज सारी लकड़ी है, राइट। सो लेकिन अगर एक्सीडेंट्स की हम बात करते हैं अनकोरिलेटेड रिस्क की, तो अगर मेरा एक्सीडेंट होता है इसका मतलब नहीं है कि और भी सबका एक्सीडेंट उसी वक्त हो जाए। सो इंश्योरेंस अनकोरिलेटेड रिस्क की वजह से चल सकती है। अगर रिलेटेड रिस्क हों, जैसे कि एक घर को आग लगे तो सबको आग लगे, देन इंश्योरेंस कैन नॉट वर्क। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से रिस्क रिलेटेड है और कौन से रिस्क अनकोरिलेटेड है। अगर और हम उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो अनकोरिलेटेड हों, इसलिए कि अगर देखें अनकोरिलेटेड होंगे तो इसका मतलब है कि एक एसेट जब इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। सो इसका मतलब है अगर हमने कम्बिनेशन लिया हुआ है तो ओवरऑल मार्केट फैक्टर्स जिस मर्जी फैक्टर्स वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो से इफेक्ट नहीं होता। सो मेक श्योर दैट दे आर अनकोरिलेटेड हो, रिलेटेड ना हो। ये ना हो कि आपने देखें अगर मैंने एक एसेट में 1 लाख रुपए लगाया या फिर मैंने 100 एसेट्स में 1 लाख रुपए लगाया जो रिलेटेड एसेट्स हैं, जो एक ही साइड मूव करेंगे दोस्तों, इट्स द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। और लेकिन अगर मैंने एक एसेट में 1 लाख रुपए लगाया और 100 एसेट्स में 1 लाख रुपए लगाया जो अनकोरिलेटेड है, देन इट इज डिफरेंट। और फिर अगर एक एसेट हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन आपके 100 एसेट्स हैं तो वो कोई भी सिचुएशन आती है तो आप उसमें बेटर ऑफ है। So make sure that they are uncorrelated so that they don't suffer from the same bad news. Due to certain changes in interest rates, some investments in your portfolio will go up, some will go down. So investment अगर interest rates में change आती है तो कुछ आपकी जो assets हैं वो investment से ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे जाएंगे, लेकिन overall impact same रहेगा। So now we will see everyday examples of risk return pairs. अभी हम देखते हैं कुछ examples मैं आपको देख बताता हूँ कि किस investment में कितना risk है, कितना return है। सबसे पहले देखते हैं हम everyday examples of risk return pairs. Climbing Mount K2, अब माउंटेन K2 चढ़ना, इसका रिस्क तो बहुत हाई है, इसका रिटर्न क्या है? इसका रिटर्न इट डिपेंड्स। अगर आपके पास कोई अच्छे स्पॉन्सर्स हैं तो देन इट इज़ क्वाइट गुड। अगर आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं देन यू कैन सेल दैट। इसके अलावा इस तरह की कुछ और चीज़ें, एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये ऑब्वियसली इसमें फ़ायदे होते हैं। और ये कितने हाई, इट डिपेंड्स ऑन how you make the whole activity, आप पूरी उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डिपेंड्स ऑन ऑल दैट। क्लाइंबिंग माउंट K2, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल क्लाइंबर्स होते हैं, दे डू क्लाइंब इट एंड इस इंटरनेशनल फेम भी मिलता है, बुक्स लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो देयर इज़ अ हाई रिटर्न विद दिस क्लाइंबिंग माउंटेन K2, बट देयर इज़ अ हाई रिस्क एज वेल। आपकी जान भी जा सकती है, इट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग टू डू। इसके अलावा गैम्बलिंग और क्रिकेट मैचेस, इसमें जो आपका रिस्क है वो बहुत हाई है, इसमें रिटर्न भी हाई है। बिकॉज जो गेमर होता है वो क्रिकेट मैचेस पे यू कैन विन इट, लूज इट। इसके अलावा आप तो स्पॉट फिक्सिंग और इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस बॉल पे क्या लगेगा, चौका होगा या छक्का होगा। सो दैट इज़ वेरी रिस्की, आपको पैसा सारा जा सकता है, लेकिन रिटर्न भी इस पर बहुत हाई होता है। बिकॉज अगर आप देखें तो रिटर्न हाई इसलिए होता है कि वो आप प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो गया तो फिर तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। सो ऑयल ड्रिलिंग इन बदीन ब्लॉक, सो बदीन में जाके हम ड्रिल करें ऑयल, जहाँ पे थोड़ी इंडिकेशंस हैं कि शायद ऑयल हो, तो वहाँ पे हम ड्रिल अगर करते हैं तो रिस्क इसका बहुत हाई है, हम बड़ा पैसा लगेगा, लेकिन अगर वहाँ से ऑयल निकल आता है देन रिटर्न इज़ वेरी हाई। सट्टा, स्पेकुलेशन इन शेयर्स। अब स्पेकुलेशन इन शेयर्स ये है कि हम देखते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि शेयर्स की इसकी बढ़ेगी, इसकी कम होगी, हम वैसे सट्टा लगाते हैं और उसमें हम पैसा काफ़ी लगाते हैं। तो उसमें अगर आपका सट्टा ठीक हो जाता है तो आपको हाई रिटर्न मिल सकता है, अगर नहीं है तो फिर मीडियम, या आप लूज भी कर सकते हैं अपनी सारी वैल्यू। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन ये होता है कि आप मार्केट रूमर्स पे डिपेंड हो के अभी कर रहे हो कि अब ये जो है इसकी प्राइस बड़ी बढ़ने वाली है, इसकी कम होने वाली है, सो इस पे आप करते हैं। उसके पीछे कोई इतना ऑर्गेनाइज किस्म का एनालिसिस नहीं होता। सो सट्टा पे भी हाई रिटर्न हो सकता है, लेकिन इसको हाई रिस्क भी है। कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्लाजा, अगर कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं तो इसमें आपका मीडियम रिस्क है, लेकिन जो आपका रिटर्न है वो हाई है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी हाई है, तो इसलिए काफ़ी लोग ये काम कर नहीं सकते। इन्वेस्टिंग इन ब्लू चिप स्टॉक्स, मीडियम रिस्क है, मीडियम रिटर्न है इसमें। क्रॉसिंग रोड एट पीक ट्रैफिक, अब इसमें जो रिस्क है वो मीडियम है और रिटर्न इसमें तो कुछ खास नहीं है वैसे। अब रिटर्न डिपेंड्स कि अगर आपने बहुत जल्दी में रोड क्रॉस करनी है और आपने दूसरी साइड पहुँच के कुछ ऐसा काम करना हो तो हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन टर्म फाइनेंस सिक्योरिटीज़, इसमें मीडियम टू लो रिस्क है, रिटर्न भी लो होता है। मैंने आपको बताया था डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सो इसमें जो रिटर्न, इसमें जो रिस्क है वो भी लो है, मीडियम टू लो है, रिटर्न भी लो है। डिपॉजिटिंग मनी विद द बैंक, लो रिस्क लो रिटर्न, सो आपको पता है कि आपको पैसा वो वापस मिल जाएगा, लेकिन जो इसका रिटर्न होगा दैट विल बी वेरी लो। इन्वेस्टिंग इन टीपीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जब आप बाय करेंगे तो लो रिस्क एंड अगेन लो, वेरी लो रिटर्न्स। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ रिस्क रिटर्न पेयर्स और उनको कैसे यूज़ किया गया and all this stuff. Before talking about the risk, we first see the different possible outcomes of a particular investment by analyzing the expected return. जब हम रिस्क देखते हैं उससे पहले हम पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं, क्या आउटकम्स है इस इन्वेस्टमेंट के, उसके बाद फिर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करते हैं। It is mentioned earlier that once we have an idea of variation, that we can measure the risk of that investment. जब हमें आइडिया हो जाता है कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या वेरिएशन है, only then we can measure the risk of that investment, तब हम उस इन्वेस्टमेंट का रिस्क देख सकते हैं। Right, so overall return on stock is equal to dividend yield plus capital gain yield. If you remember, just jog your memory and you'll remember कि हमने कुछ लेक्चर्स पहले गोल्डन फार्मूला किया था। गोल्डन फार्मूला में बताता है कि जो ओवरऑल रिटर्न हमें स्टॉक में मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन्स यील्ड। दो यील्ड्स होती है, एक तो डिविडेंड यील्ड होती है, कैपिटल गेन्स यील्ड होती है। सिंपली रिटर्न इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल गेन विच इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल गेन विच इज प्रोपोर्शनल टू सेलिंग प्राइस। सो जो हमारा रिटर्न होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल गेन के विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। We can use forecasted selling price as a measure of return. So जो हमारी forecasting selling price है, we can use that as a measure of return. The wider the ranges of possible outcomes, जितनी भी wide होगी range of possible outcomes, the greater the risk, उतना ही risk हमारा ज़्यादा हो। The chance that a future event will actually occur is measured by using probability. हो सकता है आपने statistics हो या probability थोड़ी पढ़ी हो। We will not use any complex probability here, we will just use very simple probability. So the range of possible outcomes, expected return, the chance that a future event will actually occur is measured by using probability. कि एक फ्यूचर में कोई चीज़ होगी या हमें कैसे पता चलेगा, या हमें वैसे पता चलेगा जब हम उस चीज़ की probability निकालेंगे। So expected rate of return is equal to pi multiplied by Ri. So pi is the probability of something happening, Pi, and Ri is rate of return. So अगर हम rate of return हमारा 10 है लेकिन उसकी probability 90% है तो फिर वो 9 हो जाएगा बिकॉज उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। So expected rate of return is equal to pi multiplied by Ri. So the expected R is equal to pi multiplied by Ri. So let's move on to the next line. So range of possible outcomes, expected return, where pi represents the probability of outcome I taking place and Ra represents the rate of return and Ri represents the rate of return. So ये देखिए, so the pi represents the probability of outcome I, and Ri represents the rate of return, and Ri represents the rate of return, ROR, if outcome I takes place. The probability gives weightage to the return. The expected or most likely rate of return is the sum of weighted returns of all possible outcomes. अब देखिए, the expected or most likely return, जो most likely return होगा, that will be sum of weighted returns of all possible outcomes. That will be sum of weighted returns of all the possible outcomes. So let's see. ये एक example के साथ आपको ज़्यादा पता चल जाएगा. Case of investing in the share of a particular company. So हम एक किसी भी कंपनी की शेयर में इन्वेस्टमेंट से देखते हैं कि कैसे होता है. Suppose you are deciding whether to invest in the stock of a company ABC. आप एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ABC कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है. You're not sure because the future or forecasted price of the stock after 1 year could reach any one of 3 possible outcomes. अब देखिए, पहले तो हमें देख रहे थे कि हमें फ्यूचर में हमने डिविडेंड्स देखे थे और हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें एक नंबर ले रहे थे,
लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोरकास्टेड प्राइस है फ्यूचर में स्टॉक की, हम जो सोच रहे हैं वो 3 हो सकती हैं, 1 नहीं 3 हो सकती हैं। तो अगर वो 3 हैं तो फिर हम उनको कैसे यूज़ करेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होंगी और क्या चीज़ें वो देखते हैं। बिफोर यू कैन एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली और मीन और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, यू नीड टू गेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। अच्छा, सबसे पहले बिफोर यू कैन एस्टिमेट द मोस्ट लाइकली और मीन और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अब सबसे पहले देखें मीन या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस हम निकालने से पहले हमें पता होना लाजमी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी क्या है ईच आउटकम की, व्हाट इज द guess the probability of each possible outcome. Guess what's the probability of each possible outcome. So let's see what's the probability of each possible outcome. So case of investing in the share of a particular company, हमें ये नहीं पता कि हमें पता है कि शेयर की प्राइस 1 साल के बाद एक नंबर नहीं, वो 3 नंबर है हमारे पास, तो वो क्या और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है और वो 3 नंबर किस चीज़ पे बेस करते हैं। देखें हम फोरकास्ट करना चाहते हैं फ्यूचर प्राइस, लेकिन हमारे पास 1 नंबर नहीं, मेरे पास 3 नंबर है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। देखें अगर बुल मार्केट है, बुल मार्केट सबसे पहले बताते हैं बुल मार्केट, नॉर्मल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट किसे कहते हैं? बुल मार्केट जिसे कहते हैं जब आपकी मार्केट इंक्रीज करे, जब स्टॉक प्राइस में लोग इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं और स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। इंक्रीजिंग स्टॉक मार्केट को बुल मार्केट कहते हैं। आपने अक्सर बुल्स देखे होंगे, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी देखें तो वहाँ पे बुल उनने बनाया हुआ है। सो बुल से मतलब है कि ये वैसे एक टर्म है जो यूज़ होती है बुल मार्केट, ये मार्केट इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल मार्केट है कि वो नॉर्मल सी ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई ना बहुत नॉर्मल सी सस्टेनेबल सी चल रही है। सो एक बेयर मार्केट हुआ जो डिक्रीजिंग मार्केट होती है, जो डिक्रीजिंग मार्केट इसमें ओवरऑल हमारी मार्केट पॉइंट्स डिक्रीज हो रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और मार्केट डिक्रीज कर रही है, राइट। सो अब हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं कि अगर हमने देखा था कि कंपनी का हम ये देखना चाहते हैं कंपनी की इन्वेस्ट करें या ना करें। हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर फोरकास्टेड प्राइस फॉर द स्टॉक आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, लेकिन वो 3 आउटकम से उसके 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। एक है प्राइस 140 हो सकती है। सेकंड, अगर बुल मार्केट है, ऑब्वियसली इंक्रीजिंग मार्केट है तो प्राइस 140, अगर नॉर्मल मार्केट है तो प्राइस 110, अगर बेयर मार्केट है तो प्राइस 80 रुपीज़ होगी। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी है, और जो हमारी बुल मार्केट की प्रोबेबिलिटी है वो 30% है। परसेंटेज इसलिए हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 आएगा, और जो हमारी नॉर्मल मार्केट की प्रोबेबिलिटी है वो 40% है, 0.4। इसी तरह हमारी बेयर मार्केट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 30% है, 0.3। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 100% आ जाता है, और इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सो दीज आर द नंबर्स वी हैव। अब इनकी बेसिस पे एनालिसिस कैसे किया जाए, लेट्स सी। केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी इन द शेयर ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, P naught is equal to present market price रुपीज़ 100। हमारी जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है वो 100 है, और P1 फोरकास्टेड फ्यूचर प्राइस, वो हमारे पास 3 प्राइसेस आ रही हैं और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स मस्ट ऐड अप टू 100% और 1। अभी याद रखेंगे, देखें जो परसेंटेज हम देखते हैं तो परसेंटेज 100% से 100% होती है किसी चीज़ की, ना उससे ऊपर होती है ना नीचे होती है। अगर हम पूरी परसेंटेज हर आउटकम की देखना चाहते हैं तो या तो 100% की इक्वल होगी, या फिर अगर हम पॉइंट्स में देखें तो ये 1 की इक्वल आती है, राइट। पे ऑफ टेबल एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, पे ऑफ टेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। अब आउटकम्स 1 ईयर प्रोबेबिलिटी रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर स्टॉक प्राइस राइज कर जाती है, बुल मार्केट है, प्राइस राइज करती है, P1 इज इक्वल 140, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। 140 मल्टीप्लाई बाई 0.3 हम कर देंगे तो ये हमारे पास +40, सॉरी यहाँ पे हम देखें 140, वी आर नॉट यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज येट। अभी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, यहाँ पे तो हमारे पास 140, इंक्रीजिंग प्राइस में अलग हम देख रहे हैं। यहाँ पे 140 माइनस 100, 140 हमारी ओरिजिनल प्राइस थी 100 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 40% आ गया। सेकंड केस में 110 प्रोबेबिलिटी 4 है। सेकंड केस में हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न 110 माइनस 100 डिवाइड बाय 100, ये ओरिजिनल प्राइस से हम माइनस करके डिवाइड करते हैं ओरिजिनल प्राइस से, ताकि हमें पता चले कि नई प्राइस के मुताबिक हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न क्या है। इस पर 10% आ जाएगा, और 80 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाएगा। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज ये साथ दी हुई है, राइट। सो द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, मोस्ट लाइकली और वेटेड एवरेज और मीन रेट ऑफ रिटर्न आर। अब हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू पाई आर आई। अब
हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की देखेंगे, फिर आर है, प्रोबेबिलिटी सेकंड की देखेंगे, फिर R2, प्रोबेबिलिटी थर्ड की देखेंगे, फिर R3। सो हमने जो पहली प्रोबेबिलिटी देखी थी दैट इज इक्वल टू 0.3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, देखें 0.3 मल्टीप्लाई बाई 40, और फिर इसके बाद 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.3 मल्टीप्लाई बाई -20, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.20। सो जब ये 12% प्लस 4% माइनस 6% इज इक्वल टू 10%। सो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% आ रहा है। Right, so let's see some important stuff here. Payoff table and expected rate of return, payoff table for investment in stocks. So इसमें different किस्म की probability distributions होती हैं. The most important probability distribution in our case is normal distribution. Normal distribution की shape mostly ऐसे सेंटर से उभरी हुई बड़ी होती है और साइडों से इस तरह होती है। ये भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे यूज़ करना है, क्या आएंगी चीज़ें, वहाँ से हम सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अब चलें हम इस इन्वेस्टमेंट के केस में देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फोरकास्टेड रिटर्न फॉर अ सिंगल स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ये बेल कर्व की तरह ये आ रही है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो हमें देखा था कि जो रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 3 थे कि या तो 40 हो सकता है, या फिर 10 हो सकता है, या -20 हो सकता है। So expected rate of return or most likely or mean rate of return is 10%. जो most likely rate of return था वो 10% आया, इसलिए कि इसकी probability सबसे ज़्यादा थी 40, और इसकी 30%, जो हमारे दूसरे थे दोनों की 33% थी। So most likely rate of return in this case is 10%. Payoff table and expected rate of return, payoff table for investment in stocks. In the diagram, the probability graphed on y-axis and the return and the rate of return is graphed on the x-axis. All three outcomes are shown in the form of the bars. In this diagram, the largest probability takes place at the value of the expected rate of return which is 10%. तो हमने देखा था कि probability सबसे high 10% की थी और वही हमारे पास return आया. If the top of each vertical bar is connected, then the bell curve is formed. It is easy to calculate the risk after calculating the expected rate of return. We simply use the formula of standard deviation to calculate the risk. So we will continue this discussion in the next lecture, and I will just leave you with this here now. And risk की definition हमने start कर लिया. अब risk की जो more details हैं, distributions हैं, and all that stuff we'll discuss in the next lecture. Thank you for your time. Allah Hafiz.